बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि ड्रोन अटैक्स को लेकर और ड्रोन्स को लेकर भारत को क्या फोबिया हो गया है और वो कितना परेशान है, मुझे आपको एक और ख़बर देनी है। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात के दावे थे भारत के, उनका क्या बना। उससे पहले मुझे आपको एक और ख़बर देनी है और ख़बर बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान को लेकर, अमेरिका और चाइना को लेकर ख़बरें हैं, लेकिन पहले एक ख़बर आप लें और आपको अच्छा लगेगा ये ख़बर सुन के कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किस तरह के हैं। पाकिस्तान में जितने भी वज़ीर आज़म आए, उनके ख़िताब उनको लिख कर दिए जाते रहे। ये लिखने के लिए बाकायदा बंदे रखे जाते थे। बहुत सारे जो सियासी लोग हैं उन्होंने सहाफ़ियों को हायर किया हुआ है। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी पार्टी में ऐसे बंदे रखे हुए हैं जो तकरीर लिखने के फ़न में माहिर हैं। उनको स्टेज पे खड़े होकर क्या कहना है, जलसे में खड़े होकर क्या कहना है, कौम से खिताब में क्या कहना है, किस तरह के अल्फाज का चुनाव होना चाहिए, ये सारा कुछ उनको लिख कर दिया जाता है। मियाँ साहब की पर्ची बड़ी मशहूर है, आपको याद होगा। ये वो पर्ची निकालते जेब से फिर बात करते हैं। इस वक्त जो आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक तारीखी खिताब किया कौमी असम्बली में। ये जो खिताब उन्होंने किया, ये खिताब करने के लिए उनके पास 4 सफ़े मौजूद थे जो उनके सामने थे। अब ज़रा ये सफ़े आप अपने पेज पे देखें, मेरे उकब में आपको नज़र आ रहे हैं सफ़े, कि इसमें इमरान खान साहब ने खुद अपने हाथ से लिखा है। पेज नंबर 1, 2, 3 और आखिरी पेज, ये चारों पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। ये इस्तेमाल शुदा पेपर हैं। ये इनकी बैक साइड पे बाकायदा लिखा हुआ है, ये पहले से इस्तेमाल शुदा पेपर हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नया सफ़ा भी इस्तेमाल नहीं किया पार्लियामेंट से खिताब के लिए। देखिए, जितने सफ़ात आपके बनते हैं ना, या जितना आपका दरख्त ज़ाया होता है पूरी दुनिया में, उसका लगभग 30% हिस्सा कागज़ और टिशू पेपर के लिए ज़ाया होता है। तो अगर आप माहौल से प्यार करते हैं या माहौलियात से प्यार करते हैं और दुनिया को क्लाइमेट चेंज से बचाना चाहते हैं, तो टिशू का और कागज़ का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। एक कागज़ पे छोटा लिखिए, ज़्यादा लिखिए, मुख्तसर लिखिए, जितना कम हो सकता है कागज़ को इस्तेमाल कीजिए। जैसे जैसे आईटी आगे बढ़ेगा, आप लिखने के लिए कागज़ का इस्तेमाल कम करेंगे, वैसे वैसे आपके दरख्तों की कटाई कम हो जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर क्योंकि इस फील्ड को जानते हैं और इस फील्ड के आदमी हैं, तो उन्होंने इस्तेमाल शुदा पेपर को इस्तेमाल किया दोबारा, और उसके ऊपर उन्होंने लिखा और बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। ये उनकी अपनी राइटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक्सक्लूसिवली आप देख लें कि ये है आपके वज़ीर आज़म। वो कहीं पे ड्रोन का जिक्र लिख रहे हैं, कहीं पे वो इकॉनमी का जिक्र लिख रहे हैं, कहीं पे टूरिज़म का जिक्र लिख रहे हैं, कहीं इकॉनमी की बात कर रहे हैं और NCOC की बात कर रहे हैं, और डिफरेंट जो चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पे उन्होंने लिखी, क्योंकि उनकी राइटिंग जो है वो उन्होंने अपने लिए लिखी है। ये उसामा बिन लादेन का OBL उन्होंने लिखा कि वो वाक़या वो कैसे, और फिर उसके बाद उन्होंने ये वाक़या भी सुनाया कि बरतानिया क्या हमें इजाज़त देगा कि हम अपने दहशतगर्द को वहाँ पे उनके मुल्क में ड्रोन हमले के ज़रिए से मार लें। फिर उन्होंने और बहुत सारी जितनी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया वो 4 सफ़ों के ऊपर लिख कर लाए थे बुलेट पॉइंट। उन्होंने अपने हाथ से लिखा और उन्होंने वहाँ पे आके एक बेहतरीन तकरीर की है। यानी किसी को लिखने के लिए हायर नहीं किया, किसी को लिखने के लिए जो है वो रखा नहीं हुआ। आपका प्राइम मिनिस्टर खुद ही लिखता है और खुद ही आकर बोलता है। ये एक अच्छी बात है। ऐसे लोग हैं जो डिक्टेशन नहीं लेते, ऐसे लोग हैं जिनको बोलने के लिए बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ऐसे ही लोग दिल से बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं, फिर लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। देखिए, जो आदमी खुद लिखता है ना, वो अपने दिल से लिखता है। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का भी एक तरीका था, और ये ऐसा होता भी है कि आप किसी को कहें ना कि जो तुम कह रहे हो वो लिख कर दो, तो फिर झूठ लिखना बहुत मुश्किल होता है, बोलना बाद वक़्त आसान होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो भी बोला वो उन्होंने खुद लिख कर बोला है, और जो इसमें लिखा है ये अब आपके पास आ गया। इसको इसके बाद मैं सोशल मीडिया पे भी डाल दूंगा, आप वहाँ से उठाकर पढ़ सकते हैं। यानी वो ये लिखते हैं कि डिफ़िकल्ट टाइम ख़त्म हो गया, मुश्किल वक्त चला गया, हमने चीज़ों को संभाल लिया है। खुद लिखा, खुद बोला। उसके बाद उन्होंने आपसे टैक्स मांगा है कि आप टैक्स जमा कराइए जिम्मेदारी के साथ। 22 लाख लोग 22 करोड़ लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, और उनकी लिस्टें मौजूद हैं। फिर उनको गिरफ्तार करने का भी उन्होंने कहा। तो ये एक तो माहौलियात, मैंने आपको बताया फैक्टर, दूसरा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है
उनका कॉन्फिडेंस कि मैं जो बोलूंगा वो लिखूंगा, खुद बोलूंगा, एक एतमाद है उनको अपने ऊपर, और हम एतमाद के साथ ही आगे बढ़ेंगे तो दुनिया में हमारा मुकाम बनेगा। अब आ जाए खबर की तरफ। भारतीय हाई कमीशन जो है पाकिस्तान में, उसने दावा किया है कि 26 जून को, यानी अब इस बात को एक हफ्ता होने वाला है, एक हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट, 26 जून बरोज़ हफ्ता इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के अंदर एक ड्रोन मंडलाता हुआ आया उसकी हुदूद के अंदर, और इस वाक़े ने ख़तरे की घंटियां बजा दी। उस वक्त किसी ने बात नहीं की, लेकिन अगले दिन जो इंडिया के साथ हुआ कश्मीर में इंडियन एयरबेस के ऊपर, वहाँ पे 2 ड्रोन्स आए, 5 मिनट के वक्फे पे आए, फेंटा लगाया, चले गए, कोई ना रोक सका, ना मार सका, ना अपने आप को बचा सका। तो वो भारत की वहाँ इंक्वायरी हो रही है कि इतनी बुरी तरह क्यों मार खाई इंडियन एयरबेस ने, और इंडियन एयरफोर्स क्या उस वक्त सो रही थी? जो चंद सेकंडों में मुतहर्रिक होने की कैपेसिटी होती है वो दूसरे ड्रोन के आने तक इंतजार करती रही 5 मिनट तक। पहला वाला भी नुकसान करके गया, दूसरा भी करके गया। अब उनको ऐसा लगता है कि दिन में जैसे तारे नजर आते हैं किसी को, या फोबिया हो जाता है किसी चीज का, इंडियंस को ड्रोन फोबिया हो गया है। पहले वहां पे ड्रोन से मार पड़ी, अब कह रहे हैं जी हम एक हफ्ता पहले हमारे इंडियन हाई कमीशन के ऊपर ड्रोन आया था। अब पाकिस्तान ने उसकी तरदीद कर दी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जो है उनको ऐसा नजर आ रहा है कि ड्रोन आया और वहाँ पार्टी चल रही थी, उस पार्टी की ड्रोन ने फिल्म बनाई, और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो भारत कह रहा है, और भारतीय मीडिया इसके मिर्च मसाले लगा के इसको बयान कर रहा है। हत्ता कि ये हो गया कि आज जुमे की सुबह एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन उड़ता हुआ 4:25 पर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान से भारत जा रहा था। बीएसएफ के लोगों ने फायरिंग की तो ड्रोन भाग खड़ा हुआ, ड्रोन वापस आ गया। ये भारत को अब ख्वाब में भी ड्रोन नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि गुब्बारों के ऊपर, पतंगों के ऊपर, कबूतरों के ऊपर भारत ने किस चीज पे शक नहीं किया, हर चीज से वो परेशान हो जाते हैं। उनका फोबिया बहुत बड़ा है पाकिस्तान को लेकर, खौफ बहुत बड़ा है। इसी तरह अब वो खौफ खा रहे हैं। भारतीय मीडिया इमरान खान के बारे में क्या कह रहा है, ये है मेरी अगली खबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाज़रीन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ है इस वक्त। अगर आपको कोई बीच में डिस्टॉर्शन आ रही है हवा की या कोई साउंड आ रहा है तो वो माफ़ कीजिएगा, उसके लिए आपसे हम मादरत ख्वाह हैं। अब आ जाए उस खबर की तरफ कि इमरान खान साहब के बारे में भारत को एक और परेशानी लाहक हो गई है। वो प्रोपेगेंडा तो पाकिस्तान के खिलाफ करते रहते हैं और हर चीज़ को एक अलग रंग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त भारतीय मीडिया हैरत में भी है और बेचैनी में भी है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कैसे जवाब दे दिया है। ये मुल्क तो अमेरिका को जवाब नहीं दे सकता था, और ये मुल्क इस तरह नहीं कर सकता था। ये रवैया और ये एतमाद पाकिस्तान के पास कहां से आया है? भारत इसके ऊपर फोकस कर रहा है, अपनी गलतियों पे नहीं देख रहा, अपनी चीज़ों को नहीं देख रहा, पाकिस्तान पे फोकस कर रहा है कि ये एतमाद, ये रवैया कैसे आया। भारत ने एलिगेशन लगाए हैं कि पाकिस्तान और चीन मिलकर दुनिया के खिलाफ एक महाज खड़ा कर रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ एक इत्तेहाद बना रहे हैं बहुत बड़ा, और पाकिस्तान जो भी बोल रहा है उसके पीछे चीन है, वो चीन के अल्फाज हैं जो पाकिस्तानी जुबान से अदा हो रहे हैं। तो भारतीय मीडिया इस किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। हालांकि भारत को उस वक्त पता चल जाना चाहिए था जब अमेरिका ने 90 की दहाई में पाकिस्तान को F-16 देने के मामले के ऊपर परेशान करना शुरू किया, तो पाकिस्तान ने पहली मरतबा चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर बनाने का फैसला किया, और तब से हम अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए अपने आप को खुद कफील करने का फैसला किया था। वो अल्टीमेटली हमने हो जाना था। हम गरीब थे, 90 की दहाई में चुप रहे, 2000 की दहाई में चुप रहे, 2010 के बाद वाली दहाई में चुप रहे, लेकिन 30 साल काफ़ी होते हैं किसी को अपने हथियार बनाने के लिए, 30 साल काफ़ी होते हैं किसी को अपने तैयारे तैयार करने के लिए, 30 साल काफ़ी होते हैं किसी को नए इत्तेहाद के अंदर ताकत हासिल करने के लिए। तो पाकिस्तान ने इन 30 सालों में बहुत कुछ अचीव किया है। इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमतों और पाकिस्तान की आवाम का बड़ा किरदार है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ वो जंग लड़ी और जीती है जो दुनिया सोच भी नहीं सकती, उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। भारत की बुखलाहट बढ़ती जा रही है, और अब वो इस बात के ऊपर तज्जिया कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपनी असेंबली में खड़ा होकर अमेरिका जैसे मुल्क को कैसे आंखें दिखा सकता है, या कैसे उन्हें दो टोक जवाब दे सकता है, कैसे अमेरिकी मीडिया को कह सकता है कि एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि ये बात तो नरेंद्र मोदी भी नहीं कह सकता, और ना कभी वो कह पाए हैं और ना कभी वो कह पाएंगे, क्योंकि वो नए नए अमेरिका की गोद में बैठे हैं। हमने अमेरिका के साथ बहुत झूले लिए हैं, हमें आइडिया हो गया है कि अमेरिका क्या करता है। इस वक्त अमेरिका इस खित्ते को छोड़कर भाग रहा है, हमें एक जंग के अंदर धकेल कर यहां से जाना चाहता है। अमरीकी मफाद ये नहीं है कि यहां पे अमन हो,
उसका मफाद यह है कि जब वो यहां से जाए तो यह खित्ता आग के अंदर जलता रहे, लंबे अरसे तक जलता रहे, क्योंकि जब तक इस खित्ते में आग लगी रहेगी तब तक यहां पे सी पैक और नए रास्ते, नए इत्तेहाद, नई जो इकोनॉमी की पूरी एक जहत आ रही है वो कामयाब नहीं होगी जब तक यहां पे आग जलती रहेगी। तो अमेरिका एक बड़ी आग लगा कर जाना चाहता है और इंडिया भी शायद ऐसा ही चाहता है। ये स्पॉयलर्स हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के सारे धड़े, ईरान और तुर्की, ये लोग जान गए हैं कि इस खित्ते में इनका मफाद है, इनको मिलकर अमन कायम करना है और इसी में इन सबकी बका है और इसी में इन सबकी मईशत की तरक्की का राज है। अब भारत की बेचैनी ने किया क्या? भारत की बेचैनी और परेशानी ने, जब उसने महसूस किया कि इस खित्ते में वो अकेला होता चला जा रहा है। रशिया जैसा उसका एक पुराना साथी इसलिए नाराज है कि हम अमेरिका के पास ज्यादा पींगे, उनके साथ दोस्ती की बढ़ा ली है। चाइना के साथ हम एक जंग कर चुके हैं, उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर वो खुद नहीं कर रहे थे। इस खित्ते के अंदर जब अपने आप को अकेला होता हुआ महसूस किया तो फिर भारत ने यह देखा कि अफगानिस्तान में ताकत किसके पास जा रही है। उनको नजर आया कि वो अफगान तालिबान के पास जा रही है। वो अफगानिस्तान के तालिबान की जानिब बढ़े और उनके साथ मुज़ाकरात शुरू करने का दावा किया। लेकिन अफगान तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कंफर्म किया है कि अभी तक भारत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई बातचीत नहीं हो रही और जो कुछ भी है वो ऑफिशियल नहीं है हमारे किसी सतह पे भारत के साथ। यानी भारत का मीडिया तो ताशे बजा रहा है, भारत का मीडिया क्लेम कर रहा है कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात शुरू हो गए, हमें यह गारंटी दे दी गई, हमने उनको यह गारंटी दे दी, हम अफगान पीस का कोई हिस्सा नहीं बने। वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने खुद कहा है स्टेटमेंट देते हुए, और अपनी ज़बान से खुद स्टेटमेंट दी है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह कहा एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि हमारा भारत के साथ किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा और कोई मुज़ाकरात हमारे पाइपलाइन में अभी नहीं है। जब कोई ऐसी चीज़ होगी तो सामने आ जाएगी। तो कोई मुज़ाकरात भारत के साथ नहीं हो रहे। पता नहीं किसके साथ बात करके आ जाते हैं भारतीय और आगे शोर मचा देते हैं हम तालिबान से मिल गए हैं, लगता है टीटीपी वालों से मिले हैं। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हुई है जिस पे बड़ी तशवीश है भारत को। सलीम साफ़ी साहब ने एक खबर दी कि तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये मिल गए हैं, यानी अफगान तालिबान और टीटीपी के लोग आपस में मिल गए हैं। तो तालिबान ने उसकी भी तरदीद की है। उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म के हमले करने वालों के साथी नहीं हैं और ना हम ये किसी को इजाज़त देंगे। तो टीटीपी तो वही करती है ना, लिहाजा टीटीपी को डिसोन किया है अफगान तालिबान ने। हाँ, ये ज़रूर है वहाँ जो लोग रहते हैं उनके ऊपर पूरा कंट्रोल अभी उनका नहीं है, क्योंकि मुल्क उनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के ऊपर हम किसी को हमला नहीं करने देंगे अगर हमारे पास इक़्तिदार आता है तब, और हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारे शानदार ताल्लुकात रहें। तो भारत का वो ख्वाब कि वो तालिबान की अगर हुकूमत बनती है तो उनके साथ मिलकर पाकिस्तान पर दबाव डालेगा, वो पहले ही चकनाचूर हो गया है। तो इस वक्त भारत की जो परेशानी है या जो हैरानी है वो बिल्कुल बजा है कि पाकिस्तान किस तरह खड़ा हो गया। देखिए, इसके लिए पाकिस्तान ने, एक तो मैंने आपको बताया कि 30 साल तक पूरा काम किया है, अपने आप को दिफाई नुक्ता नज़र से खुद कफील करने की कोशिश की है। कुछ काम अपने आप को मुआशी नुक्ता नज़र से बेहतर करने के लिए भी किया है। और अब पाकिस्तान को पता चल गया है कि अमरीकी मफाद के बगैर आपको फैटअप से वो कभी नहीं निकालेंगे, आप पे पाबंदियां भी लगा सकते हैं, आपको परेशान भी कर सकते हैं। तो हमें लोकल मार्केट की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। हमने देखना पड़ेगा कि चाइना के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, ईरान के साथ, तुर्की के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इस खित्ते के अंदर हम मैक्सिमम कितनी तरक्की कर सकते हैं, अपने लोगों को कैसे आगे ले जा सकते हैं। हमें अपने गल्फ ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे, हमें यूरोप के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के साथ ताल्लुकात को इस तरह का बनाना है कि जिसके अंदर पाकिस्तान का एक रोल हो, खुददारी का, खुद एतमादी का और खुदी का। ये जो रोल है इसको पहचान रहा है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। और अब फ्यूचर में पाकिस्तान ने अपना इन्हिसार पुरानी आलमी ताकतों से हटाकर नई आलमी ताकतों की जानिब कर दिया है। और एक बात याद रखिएगा कि अब अगर चाइना सुपर पावर बनता है तो पाकिस्तान उसका उस नौयत का इत्तेहादी होगा जिस नौयत का अमेरिका का इत्तेहादी ऑस्ट्रेलिया या बरतानिया था। ये मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सुपर पावर होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन सुपर पावर का सबसे बड़ा इत्तेहादी होना वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है और उसके बड़े बेनिफिट्स होते हैं। चीन अगर सुपर पावर बनने जा रहा है तो पाकिस्तान चीन के लिए बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया से कम नहीं है।
ये बात हमें याद रखनी होगी और ये फ़ायदा इस कौम को इंशाल्लाह मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।